हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे जो है स्टोरेज। यानी कि अभी तक हमने जाना क्रॉप क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से एक फसल को हम यहाँ पे ग्रो करा सकते हैं और उसके अलग अलग मेथड हमने यहाँ पे देखे थे। आज हम जानेंगे जब हमने फसल की कटाई कर ली है, अब हमारे पास अनाज आ गया है, तो उस अनाज का हम स्टोरेज किस प्रकार से करेंगे। तो उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है और आज हम अपना ये जो चैप्टर है वो उसे कंप्लीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जाना है कि फसल क्या होती है, फसल उत्पादन क्या होता है। दोनों शब्दों के हमने मीनिंग जानी थी, फसल उत्पादन और जो फसल है उसका मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप मैनेजमेंट क्या होता है। तो फसल उत्पादन हमने क्या कहा, हमने कहा किसी भूभाग में हम एक ही नस्ल के पौधों को जब उगा रहे हैं और उससे कोई उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फसल उत्पादन कहेंगे। सिंपल सी चीज है। सेकेंड, हमने बात की है यहाँ पे फसल उत्पादन प्रबंधन की, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। अब हमने क्या किया, जो क्रॉप हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसे ग्रो करा रहे हैं या किसी फसल को हम उगा रहे हैं, उसे किस प्रकार से मेंटेन किया जा सके, उसके लिए जो भी हम टेक्निक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसे मैनेज करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम उसे कहेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है सोर्सेस ऑफ फूड की। देखिए, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो फूड है, जो भोजन है, उसके क्या क्या स्रोत हैं। दो ही स्रोत हमारे पास आते हैं। पहला हमने कहा है प्लांट होता है और दूसरा हमने कहा है एनिमल होता है। यही चीजें हमने पढ़ी है कि क्या स्रोत आते हैं, दो स्रोत हमारे पास मेनली यहाँ पे क्या आते हैं, भोजन के आते हैं। तो हो सकता है कि किसी के भोजन के स्रोत सिर्फ प्लांट्स हो और किसी के भोजन के स्रोत सिर्फ एनिमल्स हो और किसी के भोजन के स्रोत दोनों हो, यानी वो पादपों से भी भोजन ग्रहण कर रहा है और वो एनिमल से भी भोजन ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ा था। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा है क्रॉप क्या होती है, फसल क्या होती है। इसका हमारे पास क्या आया था कि डेफिनेशन अगर हम पूछें कि फसल क्या होती है तो क्या हमने पढ़ा है। चलिए, तो हमने क्रॉप के बारे में अगर हम पढ़े, फसल के बारे में हम पढ़े, तो हमने कहा क्या होती है फसल। अभी तक आपने क्या जाना, फसल के बारे में हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पौधे और फसल दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, पौधे क्या होते हैं, हो सकता है कि एक भूभाग में अलग अलग वैरायटी, अलग अलग नस्ल के वहां पे पौधे होते हैं, हमने उन्हें सिंपली पौधे कह दिए। नेक्स्ट हमने कहा है कि हो सकता है कि एक जो भूभाग है वहां पे एक ही नस्ल के अगर पौधे होते हैं तो उसे हम फसल कह रहे हैं। जैसे कि हमने कहा है कि किसी खेत में हम गेहूं के पौधों को उगा रहे हैं तो वो गेहूं की फसल है। और किसी खेत में वहां पे हो सकता है कुछ फ्रूट यानी कि फल के पौधे हों, कुछ घास के पौधे हो सकते हैं। और फ्रूट के पौधे किस प्रकार के हैं, अलग अलग वहां पे क्या है, फलों के पौधे हैं। तो इसका मतलब हम उन्हें सिंपली पौधे कह रहे हैं। तो अब आपको पता चला होगा पौधे और फसल में क्या यहाँ पे अंतर है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि फसलों के प्रकार हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो फसल के प्रकार है, तीन प्रकार की फसल हमारे पास आती है। जैद क्रॉप होती है, खरीफ और रबी क्रॉप, तीन प्रकार की क्रॉप आती है। और आपकी जो बुक में दिए गए हैं, दो फसलों के बारे में मेनली बात की गई है, वो है खरीफ और रबी की फसल। एग्जाम्पल हमने क्या देखे थे यहाँ पे, अगर खरीफ की फसल की हम देखिए, हमने कहा था पैडी हो गया है, मेज हो गए, यानी कि जो यहाँ पे धान की बुआई होती है या मक्के की जो बुआई होती है, सारे किसके एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है खरीफ के। अब हमने कहा खरीफ की फसल को कब बोया जाता है, तो यहाँ पे बताया गया कि रेनी सीजन में बोया जाता है, यानी कि मई से जून में बोया जाता है। और कटाई कब होती है, सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर वहीं हम बात करें यहाँ पे जो रवि क्रॉप की, तो रवि क्रॉप की एग्जाम्पल हमने क्या देखे, हमने कहा वीट हो सकता है, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जो रवि की क्रॉप है। और कब बोया जाता है, हमने कहा विंटर सीजन में बोया जाता है, यानी कि सितंबर से अक्टूबर में बोया जाता है। और कटाई मार्च से अप्रैल में होती है। ये बात हम यहाँ पे कर चुके थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है किसकी, अब हमने क्या देखा है, इन्हीं फसलों को अब हमने पढ़ा है कि जो रबी की फसल है, जो खरीफ की फसल है, कब बोया जाता है, कब इनकी कटाई होती है।
अब जो हमारे पास मेन हेडिंग आती है वो हमारे पास ये आती है कि किसी फसल को अगर हमें उगाना है तो किस प्रकार से हम यहाँ पे उगाएंगे। तो इसके अलग अलग स्टेप्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, मिट्टी को तैयार किया जिसे हम कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद हमने क्या किया, बुआई की यहाँ पे। उसके बाद हमने खाद और उर्वरक को जोड़ा, फिर हमने सिंचाई की है यानी कि इरिगेशन किया है। नेक्स्ट हमने खरपतवार से बचाव किया है यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट हमने कहा है कि अब क्या होगा, हार्वेस्टिंग होगी यानी कि फसल पक गई है तो फसल की कटाई यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट हमने देखा स्टोरेज, अब हमें अनाज मिल गया तो हम स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सिंपल हमने क्या जाना है, हमने कहा है कि जब खेतों की जुताई होती है तो फिर क्या होता है, जो मिट्टी है मिट्टी ढीली हो जाती है। ढीली होने से अब क्या होगा, यहाँ पे हम आसानी से जो बीज है उसे क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं। जिस बीज को हम बोएंगे आसानी से जर्मिनेशन होगा उसका, यानी कि उसकी जो रूट है वो आसानी से नीचे की ओर बढ़ेगी। आसानी से वो जो रूट है वो मिट्टी में से खनिज लवण और पानी को अवशोषित कर पाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा आपको ध्यान रखने, जब भी हम किसी फसल को ग्रो करा रहे हैं तब हम यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स को यूज कर रहे हैं। देखिए जो स्टेप अभी आपको बताए गए हैं सबका आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से जो इसमें यंत्र हैं वो यूज हो रहे हैं, सब आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप एक ही दिन में पूरे जो चैप्टर है उसकी समरी आप पढ़ रहे हो। हमने कहा कि हम मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली मिट्टी की तैयारी आप सबको पता है, खेतों को जोतते हैं। आपको इतना याद रखना है कि मिट्टी की तैयारी का रीजन क्या है। हमने कहा है मिट्टी की तैयारी यानी कि हम खेतों की जुताई इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के जो कण हैं, उनके बीच का रिक्त स्थान बढ़े, जिससे कि जो बीज हम वहां पे बोएंगे वो आसानी से उसका अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, रूट आसानी से पेनिट्रेट करेगी और आसानी से वहां पे खनिज लवण और जल का अवशोषण कर पाएगी। नेक्स्ट आपको ध्यान क्या रखना है, नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कृषि यंत्र क्या क्या होते हैं। यानी कि अब जब हम क्या कर रहे थे, खेतों की जुताई कर रहे थे, कौन कौन से यंत्रों को हमने यूज किया था। हल के बारे में हमने पढ़ा है, आपको हल का डायग्राम पता होना चाहिए, हल किस चीज से मिलकर बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बात की है, ये जो इमेज है ये आपकी बुक में दी गई है। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बात की है, कुदाल के बारे में बात की है। अब आपको ये देखना है कि कुदाल का डायग्राम कैसा होता है। कुदाल और जो हल है उसका लगभग कार्य एक जैसा है, लेकिन हम कहाँ पे हल को जब हम यूज करते तो हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जब खेत खाली थे, जब हम बुआई से पहले हम इसे यूज कर रहे थे। कुदाल का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, जब हम क्या करेंगे, जब फसल उग गई है अब हम छोटे उपकरण से क्या करेंगे, वहां पे निराई का कार्य करेंगे। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे खेतिहर यानी कि कल्टीवेटर की। इस प्रकार से आपने क्या करना है, अलग अलग यंत्रों के बारे में आपने पढ़ा है और आपको उसके अलग अलग फंक्शन पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है सोइंग यानी कि बुआई। यानी कि अब हमने क्या किया, मिट्टी को तैयार कर लिया है, अब हम बीजों को बोएंगे। तो सिंपली आपको पता है कि बीजों को किस प्रकार से बोते हैं, क्यों हम बीजों को यहाँ पे बो रहे हैं। अब हमने कहा है जब हम बुआई कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई भी क्या कर रहा है, नए बीजों को बो रहा है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि बीजों की गुणवत्ता किस प्रकार की वहां पे है, और बीजों की गुणवत्ता को चेक हम किस प्रकार से करेंगे। हमने कहा बीजों को पानी में डालिए, फिर देखिए कि जो बीज हल्के होंगे, जो डैमेज सीड होंगे, खराब बीज होंगे, वो ऊपर की ओर तैरने लगते हैं, और जो वहां पे अच्छे सीड होंगे यानी कि जो हेल्दी सीड होते हैं वो नीचे वहां पे तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बीजों की यहाँ पे चेकिंग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आते हैं, कुछ पारंपरिक उपकरण आते हैं, ट्रेडिशनल मेथड आते हैं जो बुआई के लिए यूज होते हैं, और उसके बारे में हमने पढ़ा था सीड ड्रिल के बारे में, जो कि क्या कर रहा था, बुआई में यहाँ पे हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हमने क्या कर दिया है, मिट्टी को तैयार किया, हमने बीजों की बुआई की, अब हम खाद और उर्वरक को जोड़ रहे हैं। क्या होते हैं, क्या करते हैं खाद और उर्वरक, ये आपको पता होने चाहिए। हमने कहा है कि जो मिट्टी में जो फसल की जो भी ग्रोथ हो रही है, जो भी प्रोडक्टिविटी है, उसको इंक्रीज करने में हम इनके जो उर्वरक होते हैं, जो खाद होती है, उसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। यानी कि क्या आपको बताया जा रहा है, अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है, किसी भी फसल का उत्पादन हमें बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वहाँ पे खाद और उर्वरक को जोड़ देंगे। क्या करते हैं, खाद और उर्वरक करेंगे वहाँ पे कि मिट्टी को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पोषक तत्व उन्हें प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है, दोनों का एक जैसा ही काम है, खाद का भी और उर्वरक का भी, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का दोनों का ही काम क्या है, मिट्टी में पोषक तत्व प्रदान करना, ताकि मिट्टी से वो पोषक तत्व अब कौन ले पाएंगे, जो वहाँ पे पौधे उग रहे हैं वो ले पाएंगे। जितनी अधिक मात्रा में या जितनी सफिशिएंट मात्रा में पौधों को पोषक तत्व मिलेंगे, उतने ही अच्छे जो पौधे हैं वो ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, अब यहाँ पे डिफरेंस की बात की है, जो यहाँ पे खाद और उर्वरक होते हैं उनमें क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब हमने कहा है कि अगर हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस की बात करें, क्या इनमें अंतर होता है, तो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका निर्माण फैक्ट्री में हो रहा है, मैन्योर का जो निर्माण है वो नेचुरली हो रहा है। फर्टिलाइजर्स यानी कि जो उर्वरक होते हैं उनका निर्माण केमिकल से होता है, मैन्योर का जो निर्माण है वो जैविक कचरे से होता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि लाभदायक कौन ज़्यादा है, तो हमने बात की थी कि यहाँ पे खाद ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि इसका निर्माण जैविक कचरे से हुआ है। वहीं जो उर्वरक है उसका जो निर्माण है वो केमिकल से हुआ है। तो ये क्या करता है, मिट्टी का जो गुण है, मिट्टी की जो क्वालिटी है उसे क्या करता है, डैमेज करता है। ये हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर आए थे, यानी कि खाद के कुछ लाभ हमने यहाँ पे पढ़े थे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है इरिगेशन यानी कि सिंचाई। आप सबको पता है सिंचाई क्या होती है, सिंचाई किस प्रकार से की जाती है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि सिंचाई के पारंपरिक जो मेथड है वो क्या है। हमने कहा सिंचाई में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पारंपरिक तरीकों में क्या आते हैं, ये आते हैं हमारे पास कुआं, तालाब, झील और नहरें। ये पारंपरिक तरीके हमारे पास आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे कहें कि जो आधुनिक तरीके हैं, मॉडर्न मेथड है, उनमें क्या क्या आएगा, एक तो फव्वारा प्रणाली आएगी जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम कह रहे हैं। किस प्रकार से होगी फव्वारा प्रणाली, किस प्रकार से होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रणाली हमारे पास आती है वो है यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद से सिंचाई। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करते हैं, बूंद से सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। जो खरपतवार होते हैं, आपने देखा होगा घरों में हम निराई करते हैं। क्यों निराई करते हैं, हमारी जो फसल होती है, फसल के बीच में कुछ ऐसे पौधे हो जाते हैं जिनकी आवश्यकता हमें नहीं होती है, और या फिर वो घास के पौधे उग जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है फिर, जीआईसी कार्ड, आपको कुछ पूछना है। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है। मनीषा। मनीषा। मनीषा, आपको समझ आ रहा है जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। मैम अभी आए यहाँ तो मतलब उतना नहीं आ रहा। उतना नहीं आ रहा। अच्छा, हम ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि अगर हम किसी फसल को उगा रहे हैं तो किस प्रकार से उगाएंगे। आपके घरों में, आपके आसपास आपने देखी है जब आप कोई फसल उगाते हैं, आपने देखा है। यस मैम। हाँ, तो क्या क्या चीजें हम करते हैं, सबसे पहले हम खेतों को जोता जाता है वहां पे, है ना, जब खेत खाली रहते हैं, है ना। जी यस मैम। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीजों को बो देते हैं वहां पे, यही हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, जीआईसी चार्ट ध्यान दीजिए। ये सारी चीजें आपके बुक में अगर दी गई है तो आपके पास क्वेश्चन आएगा इसका, आपको यही चीजें याद रखनी है। सिंपली हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया, खेतों की जुताई की, फिर हमने बीज वहाँ पे बो दिए। अब हम वहाँ पे खाद डालते हैं। तो आपने देखा होगा घरों में मेनली खाद के रूप में हम क्या यूज करते हैं, आपको पता है मनीषा, खाद के रूप यस में हम क्या यस प्रयोग मैम। करते हैं यहाँ पे, खाद के रूप में हम क्या डालते हैं खेतों में। गोबर। हाँ, वेरी गुड, गाय गोबर का डालते हैं, ठीक है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, खाद को डाल रहे हैं। फिर सिंचाई भी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नहरों के माध्यम से कोई कोई ऐसे खेत होते हैं, ऐसे रीजन होते हैं, जैसे अगर हमें धान को उगाना है तो हम सिंचाई करते हैं वहाँ पे नहरों के माध्यम से। यस मैम। मनीषा, आपके यहाँ सिंचाई होती है, जी जब धान की खेती होती है तो आपके यहाँ सिंचाई होती है। नहीं होती मैम, नहीं होती। बारिश पर आपने बारिश से देखा होती है। होगा, जैसे आसपास के गाँव में आपने देखा होगा, देखा है आपने सिंचाई जी होते हुए। यस मैम। हाँ, अब हम सिंचाई करेंगे, ठीक है। सिंचाई के बाद क्या आता है, हमारी फसल उग भी गई है तो आपने देखा होगा निराई हम करते हैं, निराई गुड़ाई जिसे कहते हैं। यस मैम।
निराई करते हैं। यस अब मैम। निराई में हम क्या करते हैं, जो हमारे फसल के पौधे होते हैं उनसे हम घास को निकाल लेते हैं, यही हम करते हैं। जी। यस यस मैम। हाँ, अब हम क्यों निकाल रहे हैं, आपको अभी तक सारी बातें पता है, आपने देखा भी है कि कैसे करके क्या होता है। अब क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, क्यों हम निराई कर रहे हैं। अब हम जिन घास को हम निकालते हैं उसे हम वीड कहते हैं या खरपतवार कहते हैं, ठीक है। क्यों हम खरपतवार को निकाल रहे हैं, आपको आइडिया है इस बात का कि क्यों हम उस घास को निकाल लेते हैं। किसी और को बताने तो मुझे बता सकता है क्यों हम निकालते हैं। मैम ताकि हमारी फसल मतलब अच्छी हो। हाँ, वेरी गुड, ताकि हमारी फसलें अच्छे से हो, क्योंकि जो घास यानी कि खरपतवार होता है और फसल होती है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है ना, क्योंकि उन्हें भी पानी यस मैम। चाहिए, उन्हें भी पोषक तत्व चाहिए। तो हम क्या करते हैं, घास को निकाल देंगे तो हमारी जो फसल है एक तो उसे ग्रो होने के लिए जगह मिलेगी, इसीलिए हम करते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब हम फसलों को उगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फसलों के जो पौधे होते हैं वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि फसलों के जो पौधे हैं पौधों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होना चाहिए, तभी फसल अच्छी लगती है। आपने ये सुना होगा, अगर बहुत जो पौधे हैं वो सामने सामने हैं और बहुत ज्यादा पौधे ग्रो हो रखे हैं तो जो फली है वो अच्छे से नहीं लगती है, इसका यही रीजन है। कंपटीशन बढ़ जाता है, स्पेस नहीं मिल पाता है उनकी जड़ों को फैलने के लिए, इसका यही रीजन है। देखिए अभी तक हमने कोई नई बात नहीं पढ़ी है, मनीषा आपको सब पता है, ठीक है। अब हमने कहा है कि कुछ आपने देखा होगा कि कुछ हम छिड़काव करते हैं, जैसे कि खरपतवार नाशी और शाखा नाशों का हम छिड़काव करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो आपने जैसे टीवी के ऐड में देखा होगा, तो उससे क्या होता है, जो घास होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है और फसल वहाँ पे बची रहती है। तो जनरली हम निराई कैसे करते हैं, निराई कैसे की जाती है, आप में से कोई बताएगा मुझे। GIC साल्ट, मनीषा आप मुझे बताएंगे निराई हम कैसे करते हैं। मैम कुदाल से। कुदाल से, हाथ से, कुदाल या है ना, हाथों से। ये ठीक है। और हाँ, ये सही कहा आपने। तो हम या तो हाथों से वहाँ पे निराई करेंगे या तो फिर हम इन खरपतवार नाशी और शाखा नाशियों का यूज करेंगे। कुछ स्प्रे करते हैं, आपने देखा होगा पीठ पे एक बैग लटका होता है और इस प्रकार से स्प्रे की जाती है, तो उससे क्या होगा, जो घास होती है वो नष्ट हो जाती है और हमारी फसल वहाँ पे बची रह जाती है, ठीक है। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, इस प्रकार से आपने देखा होगा, या तो यस आपने मैम। देखा होगा आपके आसपास इस प्रकार से छिड़काव किया जाता है, या फिर आपने कहीं ना कहीं इसका ऐड देखा होगा। अब हमारे पास हार्वेस्टिंग आ गई है, यानी कि फसल की कटाई आ गई है। फसल की कटाई होती है, उसके बाद किस प्रकार से कटाई होती है, यस मैम। ये फसल पक्की तैयार हो गई है, ये फसल की कटाई हो रही है। आप लिख सकते हैं कि फसल की कटाई में क्या होगा, जब फसल पक करके परिपक्व हो जाती है और फसल की कटाई होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। कटाई के बाद क्या होगा, कटाई के बाद होगा थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होता है, देखिए अगर हम कहें हमने गेहूं की कटाई की है या हमने धान की कटाई की है तो हमने पूरा का पूरा जो पौधा है वो काट दिया है। कैसे काटा हमने, यहाँ पे जो फली भी इसी पे लगी हुई है, पूरा पूरा का पूरा पौधा हमने काट दिया है, ठीक है। अब थ्रेशिंग क्या होगा, थ्रेशिंग ये है, यानी कि उस घास से अब हम क्या कर रहे हैं, उस अनाज को या उस बीज को अलग कर रहे हैं। समझ आया आपको थ्रेशिंग क्या है। GIC साल्ट, GIC बांझ बगड़, आपको आवाज आ रही है। मनीषा आप मुझे बताएंगे क्या हो रहा है थ्रेशिंग में। कि उस पौधे से बीज को अलग निकालते हैं। हाँ, अपना नाम बताइए मुझे पहले। स्वीकृति। प्रीत, रीति, स्वीकृति। स्वीकृति, ठीक है, वेरी गुड स्वीकृति, आपने सही कहा है कि हम उस घास से क्या कर रहे हैं, अनाज को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया थ्रेशिंग। अब आपको ध्यान रखना है, पहले कटाई है फिर थ्रेशिंग है, उसके बाद हमने कहा है विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, अब हमने जब हमने बीजों को इकट्ठा कर लिया था, यहाँ पे हमने जब थ्रेशिंग कर रहे थे तो यहाँ पे बीज इकट्ठा हो गए हैं, अनाज इकट्ठा हो गया। इस अनाज में बहुत सारी अशुद्धियां भी आएंगी, जैसे कि घास भी आएगा, पत्ते भी आएंगे,
मिट्टी के छोटे छोटे कण भी आएंगे, छोटे छोटे कीड़े भी आ सकते हैं। अब हम इसे क्या क्या करेंगे, विनोइंग के द्वारा इस पूरे घास को या इस पूरे कूड़े को हटा देंगे और हमारे पास अनाज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। सबने देखी है विनोइंग किस प्रकार से की जाती है, जीआईसी सार आपने देखा है इस प्रकार से विनोइंग होती है। माइक ऑन कीजिए अपना। यस मैम। अच्छा ये बताइए आप में से कितने लोगों ने विनोइंग की है, कितनों को आता है विनोइंग करना? अरे वाह, सबको आता है, बहुत अच्छी बात है। तो आप सबको आता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने की हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने विनोइंग कर ली है, अब हमारे पास क्या हो गया है, अनाज आ गया है, ठीक है। अब ये बताइए, अभी तक हमने सिर्फ इतना कहा है कि कोई हम फसल को उगा रहे हैं तो किस प्रकार से हम उगाएंगे। ये सारी चीजें आपको पता है, आपको पता है कि किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। याद आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि फसल क्या होती है, फसल की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। सेकेंड, आपको मेन चीजें क्या ध्यान रखनी है, फसल के प्रकार, रबी और खरीफ की जो फसल है वो कौन कौन सी उसके एग्जाम्पल होते हैं, कब हम रबी की फसल को उगाते हैं, कब उसकी कटाई होती है, कब हम खरीफ की फसल को उगाएंगे, कब उसकी कटाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम फसल को किस प्रकार से उगाएंगे। तो आप ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सबको पता है कि हम फसल को किस प्रकार से उगाएंगे, सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं। और लास्ट हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, अब हम क्या करते हैं, देखिए जितना हमारे पास अनाज हुआ है उसको हम एक ही बार में यूज नहीं करते हैं, हम स्टोर करते हैं उसे, है ना। आप भी करते होंगे अपने घरों में, हम भी करते हैं। अब हम स्टोर करेंगे तो स्टोर क्यों करते हैं, क्या क्या उसमें स्टोर में हम वहाँ पे स्टेप्स फॉलो करेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब स्टोरेज कर रहे हैं तो आपने क्या देखा, सबसे पहले जो बीज होते हैं उसे धूप में सुखाए जाते हैं, यही हम करते हैं। जब हमने मंडाई कर ली है, अब हम क्या करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, धूप में सुखाएंगे, ठीक है। क्यों धूप में सुखाते हैं, ताकि जो बीजों में नमी है वो क्या होगा, दूर हो सके, जो मॉइस्चर होता है हमारे अनाज में वो दूर हो सके, ठीक है। अब नमी को क्यों दूर करना है, क्योंकि अगर जो अनाज है, अनाज में नमी रहेगी और हम उसे ऐसे ही स्टोर कर लेंगे तो अनाज सड़ जाएगा, इसीलिए क्या होता है, पहले धूप में सुखाना पड़ता है ताकि उससे नमी दूर हो सके। तीसरा हमने क्या कहा है कि अगर हम अपने घरों में जब हम स्टोर करते हैं तो किस में करते हैं, मेटल के बिन्स में करते हैं, यानी कि जो डब्बे होते हैं, कुछ के टीन के डब्बे हो सकते हैं, या फिर आप बोरी में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब हम अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं। जब हमने कहा थोड़े से बड़ी स्केल पे हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो ग्रैनरीज होती हैं उनमें हम स्टोर करते हैं। और जब बहुत ज्यादा अनाज यहाँ पे स्टोर किया जाता है तो गोदाम में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। अब सबको पता है गोदाम क्या होता है, सबको पता है गोदाम क्या होता है, हाथ खड़ी कीजिए जिसे पता है। हाँ आपको पता है, क्योंकि गोदाम वो होता है जहाँ पे कोई भी चीज का जो स्टोरेज है वो बहुत बड़े अमाउंट में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, गोदाम होता है। एक और चीज आपने देखी होगी, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड एट होम टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन। अब हम क्या करते हैं, जब हमने अनाज को स्टोर कर दे तो नीम की पत्तियां ऊपर से रखते हैं, या तो अखरोट की पत्तियां भी रख देते हैं, रखते हैं आपके यहाँ जीआईसी साठ आप लोग रखते हो नीम की पत्तियां या अखरोट की पत्तियां अनाज के ऊपर से। हाँ, तो वो क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें कोई जो कीड़े हैं, कीड़े ना हो पाए, ठीक है। तो ये हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ा है, यही चीजें हमने पढ़ी हैं। फिर हमने क्या, बड़े गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज की सुरक्षा के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। अब बहुत ज्यादा अनाज अगर होगा कहीं पे तो उसकी सुरक्षा भी बहुत बड़े स्केल पे की जाएगी, वहाँ पे कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाएगा जिससे कि जो अनाज है वो खराब ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन, यानी कि जब हम स्टोरेज कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या हमारे पास आएगा, प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स आर, सबसे पहला है ग्रेन शुड बी ड्राइड प्रॉपरली और दे माइट रॉट इजिली। सबसे पहले जब हम स्टोरेज करेंगे तो बीजों को अच्छे से सुखाए जाते हैं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं।
फिर हमें बताया जा रहा है दे शुड बी स्टोर्ड इन कम्प्लीटली ड्राई गनी बैग्स। जहाँ भी हम स्टोर करेंगे, जिन भी कंटेनर में या जिन भी बॉक्स में, जिन भी डब्बों में आप स्टोर कर रहे हो, वो अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं भी यहाँ पे मॉइस्चर या नमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द बैग शुड बी कैप्ड इन अ प्लेस विच इज कम्प्लीटली मॉइस्चर फ्री। वही चीज आपको बताई जा रही है। स्टोरेज एरिया शुड बी वेल वेंटिलेटेड, यानी कि वेंटिलेशन की पूरी प्रॉपर वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। इन लार्जर गोडाउन care should be taken the chemicals used to repel or kill insects and rats do not contaminated food grain। क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हमने कहा है खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं वो निम्नलिखित है। पहला है अनाज को अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए, नहीं तो आसानी से सड़ जाता है। ठीक है, एक ही बात आपको अलग अलग तरीके से बताई जा रही है। सेकेंड कह रहा है उन्हें पूरी तरह से सूखे जूट के थैलों में संग्रहित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है, थैलियों को ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जो पूरी तरह से नमी रहित हो। ये बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, भंडारण क्षेत्रों को अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हो, अगर हवा नहीं होगी, हवा ट्रैप हो जाएगी, तो वहां पे फिर क्या होगी, नमी वहां पे बनी रहेगी। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, बड़े गोदामों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कीड़ों और चूहों को भगाने या मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन खाद्यान्नों को दूषित ना करें। इस लाइन से क्या मतलब है, इस लाइन से ये मतलब है कि जब क्या होता है, बड़े बड़े गोदामों में हमने कहा कुछ रसायन, कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो अनाज है वो खराब ना हो। लेकिन हमें हमें इस प्रकार के रसायनों का वहाँ पे यूज करना है कि जो हमारे अनाज को दूषित ना करें। यानी ऐसा ना हो कि हमने रसायनों का छिड़काव किया और उस अनाज को किसी ने क्या किया है, यूज कर लिया है, और उसे फिर उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए, थोड़ा जोर से माय बोलिए। नेम इज दीपांजलि। दीपांजलि। ओके दीपांजलि। दीपांजलि, हम, हाँ दीपांजलि, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पहला। नाम बताइए चैप्टर का। आप बताइए, आपको आसपास से नहीं पूछना है। दीपांजलि इधर देखिए, हाँ मुझे चैप्टर का नाम बताइए। ठीक है दीपांजलि, जो आपकी नेक्स्ट में बैठी हैं उन्हें माइक दीजिए। माय नेम इज जसोदा। यशोदा। जसोदा। यशोदा, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए चैप्टर का नाम क्या है हमारे, किसी को पता है? पीछे हाथ खड़ी कीजिए, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम किसे पता है? फसल उत्पादन। फसल उत्पादन, पूरा नाम बताइए चैप्टर का। चलिए बैठिए, जय श्री मांझ भगत, बैठिए। देखिए, आप लोग को अगर चैप्टर का नाम पता नहीं है तो आप लोग अंदर की चीजें कैसे पढ़ेंगे, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप ध्यान दीजिए। फ्रंट में अगर आप बैठे हैं तो एटलीस्ट आपको ध्यान देना चाहिए। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपको अभी तक चैप्टर का नाम भी पता नहीं है। चलिए, तो आप उन्हें क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है आपने सब रिवाइज करना है, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। तो आज ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।